हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको पता है यहाँ पे हम 2011 से लेके 2025 के यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ के पेपर का डीप एनालिसिस कर रहे हैं। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है। फर्स्ट तो ये है कि हमें एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना है। हमें ये समझना है कि अगर एग्जामिनर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सही कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं उसमें, जिससे कि वो सही हो रहा है। हमें ये समझना है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को गलत किया जा रहा है तो क्या गलत किया जा रहा है। तो ये जो है ये होते हैं पैटर्न्स। ये पैटर्न्स यहाँ पे हर बार रिपीट होते हैं। ये पैटर्न्स हमें रिकॉग्नाइज करना है और हमारे ब्रेन को, सबकॉन्शियस को कंफर्टेबल करना है, जिससे कि वो यहाँ पे पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सके और आप एग्जाम कंडीशन में कंफर्टेबल रहे इन्हें सॉल्व करने के लिए। इसके साथ मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगी जिससे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे याद रखने हैं। प्लस यहाँ पे हम नॉलेज भी देखेंगे, इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है नॉलेज इज़ द की। नॉलेज को कोई यहाँ पे बीट नहीं कर सकता है, राइट। इसके साथ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को शॉर्ट में दिया हुआ है, जिससे कि आप कम से कम टाइम में यहाँ पे रिवीजन और रिवाइज कर सके सारी चीज़ों को। तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 21 मेरे साथ सॉल्व करना है, आपको पार्टिसिपेटिव रहना है। अदर देन रेजिस्टेंस टू पेस्ट, ओके, अदर देन रेजिस्टेंस टू पेस्ट, what are the prospects of which genetically engineered plant have been created fine, this is the question। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जो पेस्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी इसके पास क्वालिटी है। अब मुझे यहाँ पे देखने हैं ऑप्शंस। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो, आपको देखना है कि क्वेश्चन का टोन क्या है, बिकॉज टोन डिसाइड्स एवरीथिंग, राइट। और टोन देखने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पे टोन मुझे ब्रॉड दिख रहा है और ऑप्शंस भी ब्रॉड दिख रहे हैं, राइट। और जनरली मैंने आपको बताया है कि इसमें ऑप्शन में सारे के सारे करेक्ट होते हैं, राइट, बिकॉज इट इज़ पॉसिबिलिटी दिखाता है ये वो। लेकिन मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या कहा है, हैव बीन क्रिएटेड, कैन नहीं कहा है। कैन में अब देखो हम कीवर्ड देख के यहाँ पे नहीं जाते हैं, ऑल एंड कोई एक्सट्रीम वर्ड देख के कट करो इसको, ये गलत है, ऐसा नहीं करते हैं हम ओवरऑल टोन को समझते हैं। यहाँ पे कैन अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे, तो ये एक तरह से पॉसिबिलिटी दिखाता है, राइट। और हम ये भी देखते हैं कि क्या ये एग्जैजरेटेड तो नहीं है, ऑब्वियसली इनकरेक्ट तो नहीं है, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक क्वेश्चन देखा था, है ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है चीज़ों को। यहाँ पे बोला है हैव बीन क्रिएटेड, मतलब कि ऑलरेडी चीज़ें क्रिएटेड हो चुकी है। तो अगर इसमें से कोई फ्यूचरिस्टिक अगर आपको ऑप्शन दिखता है तो वो हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये कहा है कि इस प्लांट में रेजिस्टेंस टू पेस्ट है। दूसरा बोला है कि इट कैन विथ स्टैंड द ड्रॉट में भी रह सकता है, हाँ बिल्कुल रह सकता है, सही है ये। देन टू इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यूज, हाँ न्यूट्रिशन हमको चाहिए ज़्यादा, तो हाँ ये भी बिल्कुल सही हो सकता है। देन टू ग्रो इन अ स्पेस स्टेशन, ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3, ये आपको फ्यूचरिस्टिक नहीं लगता। यहाँ बोला है हैव बीन ऑलरेडी क्रिएटेड, तो ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, इसको होल्ड करके रखते हैं। और 4th नंबर का देखो, टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, सो दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 1, 2 एंड 4। तो 3 यहाँ पे यूपीसी ने गलत दिया है, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आया। लेकिन अगर आप एग्जाम कंडीशन में सारी की सारी चीज़ें सही करते हो और यहाँ पे डी मार्क करते हो, तो डोंट फील बैड अबाउट इट, बिकॉज इट कैन हैपन इन एग्जाम कंडीशन, ओके। तो हम यहाँ पे इसका देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स होते हैं, ये इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, वेरियस पर्पस होते हैं इनके, बियॉन्ड द रेजिस्टेंस ऑफ पेस्ट। अब सबसे पहले तो ये है कि ये इस तरह से डेवलप किए गए हैं कि ये ड्रॉट को विथस्टैंड कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे इस प्लांट में ये इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसी जीन्स जो कि प्लांट को हेल्प करता है कि वो वाटर को कंजर्व कर सके और उनके आजू बाजू अगर ड्राई कंडीशंस है तो उसे टॉलरेट कर सके। इससे क्या होता है, प्लांट ड्रॉट प्रोन एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं बेटर, अच्छी बात है। दूसरा ये है कि यहाँ पे न्यूट्रिटिव वैल्यू हमें बढ़ानी है, राइट। हमें पता है इंडियंस की हम पर्टिकुलर अगर बात करें, वी ऑलरेडी फेसिंग दिस प्रॉब्लम, जहाँ पे हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, हमारे कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर बढ़ा दें तो ये भी हेल्प होगा। जैसे गोल्डन राइस का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, राइट, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे हम एनहांस करते हैं प्लांट विद एडिशन न्यूट्रिशन प्लस प्रोटीन कंटेंट, जिससे हमारी प्रोटीन की नीड भी फुलफिल हो सके। अब यहाँ पे लेट्स से एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे दिया आपको
आपको फ्यूचर में कि मुझे जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स को यहाँ पे इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करनी है, तो क्या ये कर सकती हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मैं अपने कंट्री में जो फूड वेस्टेज होता है उसको और कम कर दूंगी और मेरी स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगी, इससे मेरे एक्सपोर्ट्स भी अच्छे होंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें प्लस जो आइडिया मैंने आपको अभी बताया, एनेबलिंग प्लांट टू ग्रो एंड डू फोटोसिंथेसिस इन द स्पेसशिप, ऑफ कोर्स अगर मैं आपकी बात करूँ तो देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स ओवर हियर, लेकिन हम यहाँ पे 2012 की बात कर रहे हैं, सो दैट कंसेप्ट इज़ अ वेरी फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट, राइट। सो ये यहाँ से इस तरह से यहाँ पे आ जाता है। ओके, आपको समझ में आया है ये? ठीक है, ऑलराइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो द नागरा, द्रविड़ा एंड वेसारा आर द रेशियल ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक डिविजन्स, स्टाइल्स ऑफ अ टेम्पल आर्किटेक्चर, म्यूजिकल घरानास। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्टाइल्स ऑफ अ टेम्पल आर्किटेक्चर। और ये जो है हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं। अब ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है। कल्चर पार्ट 2 की आपकी एनसीईआरटी जो है ना, उसमें पूरी लाइन ही दी है, ठीक है। इसमें आपका जो नगरा होता है नॉर्थ में होता है, तो ऐसे याद रखना, नागरा स्टाइल का एन और नॉर्थ का एन ऐसे जोड़ के आप इसको याद रखना कि नगरा स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं ये नॉर्थ में देखे जाते हैं। अब द्रविड़ा तो आपको पता है, हमारे जो नेशनल एंथम है उसमें भी द्रविड़ हम साउथ को ही कहते हैं, राइट। सो द्रविड़ा स्टाइल कहाँ से आएगा? साउथ से आएगा, सही बात है। सो द्राविड़ उत्कल बंग है ना, तो जो द्रविड़ा है ये स्टाइल यहाँ पे साउथ से आ रही है, और जो वेसारा है, वेसारा थोड़ा सा मिक्स होता है, ठीक है। तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ। आपका ए-मैक में सबसे पहले तो जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं अब तक, वो सारे के सारे सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि इसका आउटपुट रेशो जो है ना, ये मतलब हम जितना ज़्यादा इनपुट देते हैं उतना आउटपुट मिले ही ज़रूरी नहीं होता है। और हम इस टॉपिक को, जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि वो हमें इसको वेल प्रिपेयर करे। तो अगर अब देखो आपके पास कम टाइम है, आपको रिविजन करनी है, तो एक पर्टिकुलर सोर्स और जो आपकी PYQs है उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। और मेमोराइजेशन, रिपीटेशन इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है अभी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है। Which one of the following is the characteristic climate of the tropical savanna region? अब इस तरह के क्वेश्चंस ज्योग्राफी से रिपीट होते हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है, पर्टिकुलरली PYQs, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं क्या है। तो क्या बोला है? कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट पूछा है यहाँ पे ट्रॉपिकल सवाना रीजन का, ठीक है। तो जैसे ही ये रीजन पूछे तो आपके सामने, आपके आंखों के सामने रीजन आना चाहिए, राइट। तो इसमें सबसे पहले है रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल इन विंटर्स ओनली, वेरी शॉर्ट ड्राई सीजन, और डेफिनाइट वेट एंड ड्राई सीजन। तो ऑप्शन है आपका डी, एनसीईआरटी। मैंने आपको बताया है सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एनसीईआरटी अगर आप करोगे तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे ट्रॉपिकल सवाना रीजन की बात करते हैं, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम देखें तो इसका कीवर्ड ही ये है, वो है वेट एंड ड्राई सीजन। ओके, ये जो रीजन होता है ये एक्सपीरियंस करता है पहले तो हॉट क्लाइमेट, यहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है। सवाना देखो, मेमोराइज ये करो, ये विजुअलाइज करो, हॉट क्लाइमेट है वहाँ पे, ये लाई करता है विद इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। अगर ये अर्थ है, अगर ये मेरा इक्वेटर है, यहाँ पे हो गया हमारे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। तो यहाँ पे हॉट क्लाइमेट है क्योंकि सनरेज होती है, सनरेज इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन यहाँ पे है। ऑफ कोर्स देयर विल बी, इट विल बी मोर हॉट, राइट। अब इसके साथ साथ ये जो रीजन है यहाँ पे ये चीज़ होती है, प्लस यहाँ पे वेट सीजन भी होता है। इट इज़ यूजुअली वार्मर विद टेम्परेचर, लेट्स से रेंज आपको मैं भी पूछ सकते हैं 20 to 30 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे टेम्परेचर होता है। तो अगर मैं ड्राई सीजन की बात करूँ तो ये स्लाइटली कूलर होते हैं, और अगर रेनफॉल की बात करूँ ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है थ्रू आउट द ईयर। तो मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पे मुझे डेफिनाइट पीरियड मिल रहा है जहाँ पे रेनफॉल हो रही है, यानी कि वेट सीजन, और फॉलोड बाय दिस हमको मिलता है लिटिल टू नो रेनफॉल, मतलब कि ड्राई सीजन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है डेफिनाइट वेट एंड ड्राई सीजन। ऑलराइट,
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, ओशन एसिडिफिकेशन इज अ कंसर्न बिकॉज, व्हाट इज द रीजन, पढ़ लेते हैं हम लोग। अफेक्ट्स द कैल्केरियस फाइटोप्लैंक्टन, अगर नहीं भी पता है ये क्या है तो ऐसा समझो कि ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है। फाइटोप्लैंक्टन के बारे में तो वैसे हम पढ़ते ही है, स्पंजबॉब एंड स्क्वायर पैंट्स जो कार्टून है उसमें भी तो प्लैंक्टन था। तो ऐसे कहीं से भी जहाँ से दिमाग लग रहा है, अगर नहीं पता है तो मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक लगाओ, ठीक है। तो इट अफेक्ट्स द कैल्केरियस फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, अफेक्ट कर रहा है, होता होगा। देन इट अफेक्ट्स द कोरल रीफ्स, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, कोरल रीफ्स तो बिल्कुल होगा ही। देन इट अफेक्ट्स द एनिमल विथ अ प्लैंक्टोनिक लार्वे, राइट, तो हाँ बिल्कुल होता होगा। देन इट अफेक्ट्स द क्लाउड फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया है यहाँ पे एनवायरनमेंट की कंडीशन क्वेश्चन आएंगे, हमें क्वेश्चन का टोन समझना है। क्वेश्चन का टोन मुझे ब्रॉड दिख रहा है, फिर मैं ऑप्शन को देखूंगी, ऑप्शन को भी मैं ब्रॉड देखूंगी। अगर ऑप्शन भी ब्रॉड है तो मैं यहाँ पे हर एक ऑप्शन को राइट करूंगी अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा ऑब्वियस ऑप्शन है जो कि गलत है। अब हमने 2011 के पेपर में भी देखा था फोटोसिंथेसिस वाला क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे 2012 में रिपीट हुआ है, अगर आपको याद हो, फोटोसिंथेसिस वाला, राइट, यहाँ पे हुआ है। ये देखो क्लाउड फॉर्मेशन, ओशन एसिडिफिकेशन का क्लाउड फॉर्मेशन से क्या नाता यहाँ पे, तो ये आ गया। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन आप याद करो, मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, और यहाँ पे मैंने एक पेन यूज़ किया था, ब्लू कलर का पेन यूज़ किया था कि आप ऑप्शन देखा करो, और उसमें ये देखो फोर सिर्फ एक ही टाइम यहाँ पे मेंशन किया है, और ये जनरली क्या होता है 90% ऑफ द टाइम यहाँ पे ये गलत होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर इस तरह से इसे सेट करता है कि जो गलत स्टेटमेंट है उसे कम बार रिपीट होता है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम हो जाती है इस ऑप्शन की। ये एक ऑब्जर्वेशन है, हर बार सही हो नहीं, लेकिन 19% ऑफ द टाइम ये ऑब्जर्व किया गया है पेपर में कि ऐसा जब होता है तब ये स्टेटमेंट गलत होता है, और ये हमने यहाँ पे देखा है, राइट। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बात मैंने आपको दिखाई थी क्वेश्चन के थ्रू, तो ये पॉइंट आपको कहीं पे लिख लेना है। आई होप जो जैसे जैसे मैं चीज़ें बता रही हूँ आप ऑब्जर्वेशंस को लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आ जाता है। अब इट इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट। एसिडिफिकेशन ओशन का कैसे होता है, इट एडवर्सली अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ एनी फाइटोप्लैंक्टन, अब किसी का भी नाम दे दे, ठीक है। अब फाइटोप्लैंक्टन्स को यहाँ पे कैल्केरियस फाइटोप्लैंक्टन्स को अगर कर रहा है तो बाकी के प्लांट्स को भी करता होगा। अब इसे क्यों करता है, अगर इसका मेन रीज़न मैं आपको दूं तो देखो, जो कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स होते हैं ना, वो डिजॉल्व हो सकते हैं अगर एसिडिक, मतलब अगर वाटर ज़्यादा एसिडिक हो तो, क्योंकि आपको पता है कैल्केरियस बोला है, कैल्केरियस मतलब कैल्शियम के रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं इनके लिए, लेकिन अगर वो डिजॉल्व ही हो जाए तो क्या, वो एसिडिक वाटर से होता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्लस हमारे कोरल रीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन उनका ग्रोथ और सर्वाइवल डिपेंड करता है कि उनका टेम्परेचर सही रहे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ओशन एसिडिफिकेशन। कोरल्स यहाँ पे आपको पता है स्केलेटन्स के ऊपर मतलब उनके जो स्केलेटल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। अब अगर वही डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि एसिडिक कंडीशंस है, तो इससे क्या होगा, इससे जो कोरल्स है यहाँ पे वो अपना कलर खो देंगे, और इसे ही हम कहते हैं यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, और इससे क्या होगा, जैसे ही इनका कैल्शियम कार्बोनेट इनकी बॉडी यहाँ पे डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी तो इनका जो कोरल का ग्रोथ रेट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब जो सर्वाइवल है कुछ एनिमल्स का, जो यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर रहते हैं, जैसे पर्टिकुलरली लार्वा खा के भी तो कुछ ऐसे होंगे ना एनिमल्स इन द वाटर बॉडी जो जिंदा रहते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं, वो भी एडवर्सली अफेक्ट होंगे। तो मतलब इनका अफेक्ट होना यानी कि बाकी के एनिमल्स का अफेक्ट होना, तो इस तरह से ये भी यहाँ पे डायरेक्टली लिंक हो जाता है। समझ में आया? सो दीज लार्वा मे स्ट्रगल टू फॉर्म देयर ओन कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स, राइट, जहाँ अगर एसिडिक वाटर ज़्यादा हो तो इससे इनका सर्वाइवल रेट्स भी कम हो जाएगा, तो ये तो सही बात नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने जो बोला है कि ओशन एसिडिफिकेशन क्लाउड फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा, ठीक है,
यहाँ पे क्लाउड सीडिंग या फिर क्लाउड फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा। तो इन दोनों का कोई डायरेक्ट लिंक तो यहाँ पे बनता नहीं है। ओशन एसिडिफिकेशन प्राइमरीली यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम को ही अफेक्ट करते हैं, पर्टिकुलरली ऐसे ऑर्गेनिज्म विच हैज़ द कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स, ठीक है। सो इट डज नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट द क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन की प्रोसेस ही पूरी तरह से अलग है। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, ओशन का pH घटा, फाइन, तो फिर एसिडिफिकेशन तो होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 25 मेरे साथ सॉल्व करना है। द मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, द मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स कवर्स व्हाट, देख लेते हैं। डिप्रीवेशन इन एजुकेशन, हेल्थ, असेट्स, सर्विसेज, हाँ ये बिल्कुल सही है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी अगर आप पढ़ोगे तो। देन परचेसिंग पावर पैरिटी, परचेसिंग पीपीपी का कोई रिलेशन ही नहीं है इसके साथ, ये गलत है। देन बजट डेफिसिट एंड जीडीपी ग्रोथ, नहीं भाई कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट आएगा। समझ में आया मल्टी डायमेंशनल पावर्टी का। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी को हम MPI भी कहते हैं। ये फोकस करता है कि हमको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पावर्टी, ये आइडेंटिफाई करते हैं पावर्टी बियॉन्ड जस्ट इनकम। तो मतलब सिर्फ इनकम आ रही है और इनकम आ रही है तो आप पुअर नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। पावर्टी बियॉन्ड जस्ट इनकम, उसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। सिर्फ पावर्टी इंडेक्स थोड़ी बोला है, मल्टी डायमेंशनल है ये, मतलब सिर्फ इनकम यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं होगा, मल्टी डायमेंशनल है तो मल्टी डायमेंशनल सोचो। समझ में आया। तो वेरियस डिप्रीवेशंस यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड, इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड माइट एक्सपीरियंस इन अ डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ वेलबींग। अब यहाँ पे एक कीवर्ड है HE और L, ऐसे याद रखो, हेल, ठीक है। हेल मतलब क्या, हेल, H से आएगा आपका हेल्थ, E से आएगा आपका एजुकेशन, ठीक है, L से आएगा आपका लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल में ऐसे याद रखो कि यहाँ पे असेट्स वगैरह आ गए, तो इस तरह से आप थोड़ा सा लिंक करके याद रख सकते हो। समझ में आया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें हम देख रहे हैं। सो MPI लुक्स एट द फैक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ क्वालिटी और लाइफस्टाइल, जैसे कि एसेंशियल असेट्स, जैसे कि हमारा क्लीन वाटर हो जाए, ठीक है, वाटर क्लीन हमें मिले, सैनिटेशन हमें मिले, ठीक है, बेसिक सर्विसेज जो होती है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की कौन सी आती है वो पता है। अब जो मेरा PPP है ये तो अलग ही कंसेप्ट है। PPP तो एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ये यूज़ करते हैं हम किसके लिए, हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं हमारी लिविंग स्टैंडर्ड्स को अक्रॉस द कंट्रीज। बस इतना ही याद रखो, इतना भी याद हो जाए तो भी बहुत है। क्या है PPP, परचेसिंग, कीवर्ड को देखो, परचेसिंग पावर पैरिटी, इकोनॉमिक कंसेप्ट जिसमें हम क्या करते हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स को अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज। अब सॉरी, अक्रॉस द कंट्रीज। अब यहाँ पे ये PPP डायरेक्टली मेजर नहीं करता है MPI को। बजट डेफिसिट की बात करूँ, GDP ग्रोथ रेट की बात करूँ, तो ये तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, जहाँ पे हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि नेशन की इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है ना। और अगर हम पावर्टी की बात करें तो पावर्टी रिडक्शन इज ऑफन अ नेशनल गोल, और MPI फोकस करता है आइडेंटिफाइंग द पावर्टी एट अ हाउस होल्ड लेवल। तो 26 देख लेते हैं अब। With reference to the wetlands of India, consider the following statements. Statement 1. Gujarat has the largest area under the wetlands. Okay, fine. Hold करके रखते हैं. And the coastal wetland areas is larger than the inland wetlands. So you will need knowledge here. वैसे जनरली देखा गया है कि इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक तो लार्जेस्ट दिया हुआ है या फिर लार्जर दैन समथिंग कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम फ्यूचर में भी देखेंगे यहाँ पे। तो ऐसे थोड़े जनरली दोनों में से दोनों सही नहीं होते हैं, एक तो इसमें गलत होता है, पर्टिकुलरली ये जो लार्जर दैन वाला, स्मॉलर दैन वाला, ये वाले, क्योंकि इसको गलत करना ईजी होता है। इसको एग्जामिनर मे बी इंटरचेंज कर सकते, तो इट इज़ कंपैरेटिवली इजी टू मेक दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको नॉलेज लगेगा, तो जब भी आप एग्जाम कंडीशन में हो तो यहाँ पे आपके नॉलेज को ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देनी है यहाँ पे। तो देखो, जब मैं कंट्री के जोग्राफिकल एरिया की बात करती हूँ, कैटेगरी ऑफ द वेटलैंड्स में पर्टिकुलरली, तो गुजरात के पास ज़्यादा यहाँ पे वेटलैंड है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो ये जो एरिया है अंडर द इनलैंड, इस अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 69% वाला है, और जो कोस्टल वेटलैंड्स है दे आर अप्रॉक्सीमेटली 27%। बाकी की वेटलैंड्स अगर बात करूँ मैं, तो वो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 4% आ जाते हैं। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द इनलैंड वाटर जो है, इट इज़ लार्जर दैन दैट ऑफ द कोस्टल वेटलैंड्स।
फाइन, तो ये याद रख लेना। इस तरह के क्वेश्चन वैसे यूपीएससी ने फ्यूचर में भी पूछे हैं। इन्होंने ये पूछ लिया कि मतलब जो वाटर का कंटेंट है वो ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, मतलब आपको ज़्यादा ग्लेशियर्स में मिलता है कि रिवर्स में मिलता है, ठीक है, कि मतलब सॉइल मॉइस्चर में मिलता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। और इसके ऊपर 2 बार यूपीएससी ने रिपीट किया है क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आते ही रहेंगे, तो आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं अब। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम डांसेस। अब इसके ऊपर भी बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो डांस वगैरह होता है, आर्ट है हर एक स्टेट का जो बहुत ही डिस्टिंग्विश है, तो उसको आपको मेमोराइज करना है आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। तो ये मेमोराइज करना ज़रूरी है, इसका कोई और तो है नहीं, ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे इसका जो आंसर है, अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। डायलॉग्स यूज इन कुचिपुड़ी बट नॉट इन भरतनाट्यम। ये स्टेटमेंट 2, डांसिंग ऑन द ब्रास प्लेट इज द फीचर ऑफ द भरतनाट्यम। अब इसमें से हमें देखना है, तो इसका आंसर है 1 ओनली। जब मैं कुचिपुड़ी की बात करती हूँ, तो कुचिपुड़ी ये एक क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म है और ये आता है आंध्र प्रदेश से, तो याद रहेगा आंध्र प्रदेश का है ये क्लासिकल डांस। दूसरी बात, ये पॉपुलर ऑल ओवर साउथ इंडिया है, ठीक है। देयर इज दिस वाचिका अभियान, क्या है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वाचिका अभियान, यानी कि यूज ऑफ द वर्ड्स और द डायलॉग्स। यहाँ पे डायलॉग्स को यूज़ किया जाता है, वर्ड्स को यूज किया जाता है। ये स्पेशल फीचर है जब हम कुचिपुड़ी स्टाइल की बात करते हैं। अगर मैं भरतनाट्यम को देखूँ यहाँ पे, तो ये भी क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म है। इसका ओरिजिनेशन हुआ था साउथ इंडिया के टेम्पल्स में। अब जो डांसिंग है यहाँ पे ऑन द ब्रास प्लेट, ये बिल्कुल सही फीचर है कुचिपुड़ी का, पर ये भरतनाट्यम का नहीं है। तो देखो ऐसा यूपीएससी करता है, यहाँ पे देखो इंटरचेंज ही कर दिया। तो ये जो ब्रास प्लेट वाला फीचर था ये बिलोंग तो कुचिपुड़ी को करता है, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि ये भरतनाट्यम को करता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट 2 है ये यहाँ पे गलत हो जाता है और स्टेटमेंट 1 करेक्ट आता है। समझ में आया? तो हमें इससे क्या समझ में आता है कि यूपीएससी इस तरह की चीज़ें करते हैं। यहाँ पे देखो फीचर को ही यहाँ इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। नंबर 28 को अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट लेज बिफोर पार्लियामेंट, क्या क्या देखो यहाँ पे बोला है, मैंने आपको बताया है, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो, या फिर हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो। इन शॉर्ट यहाँ पे आपका नॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात। और पॉलिटी में तो ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान देना है क्योंकि बहुत फंसाते हैं यहाँ पे एग्जामिनर्स, तो ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले बोल रहे हैं फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, हाँ भाई बिल्कुल। ऑनरेबल प्रेसिडेंट लेज बिफोर द प्रेसिडेंट, हाँ सॉरी पार्लियामेंट, तो हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रिपोर्ट, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत है ये। सीएजी रिपोर्ट, हाँ बिल्कुल। नेशनल कमीशन फॉर एससी रिपोर्ट, हाँ ये भी बिल्कुल करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 यहाँ पे करेक्ट है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो यहाँ पे प्रेजेंट करे ये जो रिपोर्ट हमने अभी देखी बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन जो है, यहाँ पे यूनियन फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन जो डील करता है विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू किस किस के बीच डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सेंटर और स्टेट के बीच यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पेश करना ज़रूरी है। दूसरी बात यहाँ पे आती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, यानी कि हमारे सीएजी। तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, तो इनकी भी रिपोर्ट यहाँ पे पेश की जाती है। ऑलराइट, अगर मैं नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की बात करूँ, ये क्या करते हैं, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट करना, ये यहाँ पे इनकी प्रायोरिटी होती है। लेकिन जब हम पीएससी की बात करते हैं, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात करते हैं, इन्हें यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं करते हैं। पीएससी ये जो है ये पार्लियामेंट्री कमेटी है जो स्क्रूटिनाइज करती है सीएजी की रिपोर्ट को। तो इनका काम ही ये है कि हम सीएजी की रिपोर्ट को यहाँ पे स्क्रूटिनाइज करें। तो समझ में आया यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन बनाता है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आपका नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। ऑलराइट, नंबर 29 देखो अब क्या है, कंसिडर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। यूपीएससी ने ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं, हम फ्यूचर में भी देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, ब्लैक नेक्ड क्रेन, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा था, मैं इसको होल्ड करके रखती हूँ। स्टेटमेंट 2, ऑप्शन 2 देखो, चीता। अब आपको पता है हिस्टोरिकली चीता यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। देखो 2012 की बात चल रही है, 2012 का पेपर है ये,
ठीक है। तो नेचुरली फाउंड बोला है तो ये तो गलत ही होगा, अभी भी अगर पूछे क्वेश्चन तो गलत ही होगा। इवन दो हमने यहाँ पे चीते बुलवाए अफ्रीका से, फिर भी गलत ही होगा, बिकॉज दे आर नॉट नो मोर फाउंड नेचुरली इन इंडिया, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि दो ऑब्वियसली गलत है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो फ्लाइंग स्क्विरल भी यहाँ पे नेचुरली मिलती है और स्नो लेपर्ड भी यहाँ पे नेचुरली मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिलती है, जब आप क्वेश्चंस को मेमोराइज करोगे, यहाँ पे याद रखना है, ये भी मेमोराइज करना है आपको कि ब्लैक नेक क्रेन, फ्लाइंग स्क्विरल, देन यहाँ पे स्नो लेपर्ड, ये सारे इंडिया में नेचुरली मिलते हैं। ये लिस्ट बना के रखो क्योंकि नेचुरली फाउंड वाले यहाँ पे मिलेंगे एनिमल्स, उसकी लिस्ट बना के रखो, मतलब कि हमें याद रहे कि कौन से यहाँ पे मिलते हैं नेचुरली, कौन से यहाँ पे नेचुरली नहीं मिलते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो स्नो लेपर्ड हमारा यहाँ पे हिमालयाज में मिल जाता है, चीता हिस्टोरिकली एक्सटिंक्ट है, बाकी के नेचुरली फाउंड है। ऑलराइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। अब क्या है, तो कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स। ठीक है, कौन से है? काउपी, ग्रीन ग्राम एंड पिजन पी। क्वेश्चन ये पूछा है विच आर यूज एज अ पल्स फॉडर एंड ग्रीन मैन्यूअर। अब अच्छे से क्वेश्चन को समझो, मैंने बहुत बार बताया है, अगर साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है या फिर एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन ब्रॉड है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा ब्रॉड दिख रहा है, मैंने पूरा पढ़ा तो फिर मैं यहाँ पे ऑप्शंस देखूंगी, क्या ऑप्शंस ब्रॉड है? हाँ, ऑप्शंस भी ब्रॉड है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है डी। क्योंकि देखो ना क्या बोल रहे हैं, एक तो पल्स है या फिर फॉडर है या फिर ग्रीन मैन्योर है, तो क्या अब ये इतना ब्रॉड है कि हाँ, हम मे बी काउपी को भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन गांग को भी मे बी यूज़ कर सकते हैं, पिजन की पी को भी यूज़ कर सकते हैं। पता भी नहीं हो कि एग्जैक्टली काउपी कैसे दिखता है या फिर ग्रीन ग्राम कैसे दिखता है, पिजन पी कैसे दिखता है, स्टिल आप यहाँ पे इस ऑप्शन तक पहुँच सकते हो। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डाउट हो रहा है एग्जाम कंडीशन में, तो हिंदी ट्रांसलेशन देख लेना, मे बी क्या पता आपके जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं ऐसा कुछ दिख जाए और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और आप टिक कर सको। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा हो तो समझ में आया हमने ब्रॉड कैसे गए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आ जाता है। 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट ओवर हियर। यहाँ पे ऑल आर लेग्यूम्स यूज एज अ पल्सेस फॉडर एंड अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ग्रीन मैन्योर एज वेल। ठीक है, और यहाँ पे जो लेग्यूम्स है, इसका एक पॉइंट ये याद रखना कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करता है। फाइन, 31 को देख लेते हैं। अब देखो, विथ रेफरेंस टू ध्रुपद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, सबसे पहले ओरिजिनेटेड इन राजपूत किंगडम्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड, होल्ड करके रखो। अब प्राइमरीली इट इज अ डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक। अब देखो, इस स्टेटमेंट का टोन समझो कैसा है। क्या यहाँ पे कोई फैक्ट दिया है? नहीं दिया है। क्या यहाँ पे कहीं पे बड़ा चढ़ा के किसी स्टेटमेंट को गलत करने की कोशिश की जा रही है? नहीं की जा रही है। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है, छोटा सा, कि ये प्राइमरीली हम इसको डिवोशनल जो स्पिरिचुअल म्यूजिक होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स वेरी वेग लिबरल कीवर्ड्स ओवर हियर। तो ये स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एज कम्पेयर टू स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट 2 का टोन समझ में आ रहा है? अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो गए, ऑब्जर्वेशन लिख लो। स्टेटमेंट 2 देखो, इट यूजेज द संस्कृत सिलेबल फॉर द मंत्राज फ्रॉम द मंत्राज। सही है, कुछ गलत हो सकता है इसमें? टोन को समझो क्वेश्चन के, स्टेटमेंट के। समझ में आया? तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 आपका ऑब्वियसली करेक्ट है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो गए जहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन में कुछ यूनिक सी चीज़ दे देंगे और फिर यहाँ पे एक तो फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन देंगे, और जो बाकी की स्टेटमेंट्स होंगे ना, 2, 3, 4, 5 जितनी भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, इट विल बी काइंड ऑफ बहुत ही वेग या फिर मतलब ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट्स देंगे, है ना, जैसे ये 2 है। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर ऐसा हो तो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाता है 2 और 3। अब स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गलत क्यों हुआ है, ध्यान से देखो। यहाँ पे इस तरह के टॉपिक में इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट को गलत करना बहुत आसान है। क्या पता कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ हो, कोई भी किंगडम हो सकता है, कोई भी पीरियड हो सकता है, तो इट्स ऑब्वियसली यहाँ पे गलत होगा। ये इसकी प्रोबेबिलिटी गलत होने की ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ में आया? तो स्टेटमेंट 2 और 3 इज करेक्ट। ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है ये कहीं पे लिख लो, क्योंकि हम इस ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे विजिट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस फिर से यूपीएससी ने पूछे हैं इसी स्टाइल के, ठीक है, और रिपीट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ध्रुपद की पर्टिकुलरली बात करूँ तो ये मोस्ट एंशिएंट स्टाइल है हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की। तो अच्छा, जो ध्रुपद है ना, ये अभी भी सर्वाइव करता है अंटिल टुडे।
हमारी ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। ये याद रख लेना, लेकिन जो ध्रुपद है ये इनिशियली मेंशन किया गया है हमारे नाट्य शास्त्र में। अगर आप यहाँ पे नितिन सिंघानिया पढ़ो तो वहाँ पे ये दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। सो इट इज़ मेंशन इन द नाट्य शास्त्र इन द एंशियंट पीरियड। ध्रुपद ट्रेडिशन ये मेजर ट्रेडिशन है हमारे इंडियन कल्चर का, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया है। अब दूसरी बात ये है कि अगर मैं नेचर की बात करूँ ध्रुपद म्यूजिक की, तो ये स्पिरिचुअल होता है। ये हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करते हैं ये म्यूजिक, ठीक है। हमें पीस चाहिए, कंटेम्पलेशन चाहिए, इसलिए ध्रुपद का यूज़ किया जाता है। ध्रुपद जो वर्ड है ये ध्रुवा से लाया गया है। पहले क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू रोयतवारी सेटलमेंट, अब सारी जितने भी टाइप्स ऑफ सेटलमेंट है ये सारे पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन में अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की पर्टिकुलरली बात करूँ, यू नीड लॉट ऑफ मेमोराइजेशन, विजुअलाइजेशन, रिपीटेशन, ओके। और आपका नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर नॉलेज नहीं पता है तो ब्लाइंड गेस नहीं करना है एग्जाम में, समझ में आया, ठीक है। तो सबसे पहले रोयत सेटलमेंट क्या है विथ रेफरेंस टू रोयत सेटलमेंट, तो पहले देख लेते हैं। और रेंट पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई ऐसा अलग नहीं है। वैसे मैंने स्टेटमेंट्स को थोड़ा छोटा कर दिया है पीडीएफ में। इसका सही अगर स्टेटमेंट बताऊँ तो वो है द रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट, ऐसा था, ठीक है। पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, द गवर्नमेंट गेव पट्टास टू द रॉयट्स, पट्टास देते थे, हाँ ये कीवर्ड है। वैसे हम जब भी रोयत वाली सेटलमेंट पढ़ते हैं तो ये तो कीवर्ड है, हम ये याद करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 देखो, लैंड सर्वेड बिफोर द टैक्सेशन, तो ये यहाँ पे एक यूनिक चीज़ है। जो लैंड होती थी दे वेयर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग द टैक्स्ड, तो स्टेटमेंट 3 भी आपको बिल्कुल सही आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें रोयत वाली सेटलमेंट की है, तो यहाँ सी आपका ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा ये याद रख लेना, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो, ऐसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 देख लो अभी। विच आर द रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, करंट बेस्ड है उस टाइम का, लेकिन हम देख लेते हैं जिससे हमें पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, मतलब सेटिंग ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का स्वरूप समझो, कितना ब्रॉड पूछा हुआ है। पॉलिसी इनिशिएटिव है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ले रही है। अब हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना है, तो ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स है जो हम ले सकते हैं यहाँ पे। नेशनल इन्वेस्टमेंट करना और मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाना, भाई इसमें क्या गलत होगा, थोड़ा सोचो, इसमें कुछ गलत हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। फिर यहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंस दो, मतलब हाँ बिल्कुल भाई, अगर आप सिंगल विंडो क्लियरेंस दोगे तो कितना टाइम बच जाएगा, राइट, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 2 भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। देन टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड, हाँ भाई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी हमको, टेक्नोलॉजी का एक्विजिशन करना, फंड्स के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। सो डेवलपमेंट फंड्स, ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आ गया आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। और ऐसे ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन आपको बिल्कुल पेपर में मिलेंगे। Fine. So all the government measures to boost the manufacturing and ease business. It is linked with the industrial growth. समझ में आया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 आप देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया बाय द इंग्लिश। अब इस तरह के क्वेश्चन इतने पूछते हैं ना, यूपीएससी ने इससे पहले फिर से जो प्लांट्स है, मतलब ऐसे कौन से प्लांट्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए हैं, ये फिर से पूछा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इंग्लिश ने क्या किया है। यहाँ पे अगर कोई यूनिक चीज़ पढ़ने को मिलती है, याद कर लो, पूछ सकता है। स्टेटमेंट 1, लैंड रेवेन्यू असेसमेंट बेस्ड ऑन सॉइल। अब थोड़ा सोचो, क्या यहाँ पे ब्रिटिशर्स कुछ अच्छा करेंगे इंडियंस के लिए कि भाई यहाँ पे लैंड असेसमेंट कर रहे हैं बेस्ड ऑन सॉइल। ये तो हम अभी करते हैं, हमारी गवर्नमेंट करती है, सॉइल कार्ड वगैरह लाती है, पता है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। देन मोबाइल कैनन्स, नहीं, मोबाइल कैनन्स ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे नहीं लाए गए थे, आपका स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। देन टोबैको एंड रेड चिलीज, तो नहीं, टोबैको एंड रेड चिलीज भी यहाँ पे नहीं लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो स्टेटमेंट 3 भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया डी, नन। जनरली ऐसा नहीं होता है, बट यस ये हुआ है, यहाँ पे नन आंसर दिया है, मैंने आपको ये पहले बताया था, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, बट इट्स ओके, हमें समझना है, पैटर्न रिकॉग्निशन करते रहना है, राइट। सो अब हम इस तरह से चीज़ें करेंगे तो वी विल ऑलवेज बी इन द गेम, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो देखो राजा तोडरमल है,
जिन्होंने यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लैंड को इंट्रोड्यूस किया था, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल, ठीक है, नेचर ऑफ सॉइल, ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 याद रखना, यूपीसी में भी पूछ सकता है, ठीक है। 35 अब देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वेयर एस्टैब्लिश बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। अब ये भी क्या क्या है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं अब क्या क्या है। पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एंड देन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो ये है आपका आंसर 2 और 3, ये दो यहाँ पे सही है। ऑलराइट, सो अम्बेडकर फाउंडेड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एंड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। फोकस यहाँ पे अम्बेडकर जी का किसके ऊपर था, ज़्यादा से ज़्यादा दलित राइट्स के ऊपर था, राइट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बन जाती है, फाइन। अब देखो, जो पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया है, ये यहाँ पे 1947 में फाउंड की गई थी, और ये जो पार्टी है ये महाराष्ट्र में फाउंड हुई थी बाय द वे। बहुत सारे लोग हैं जैसे तुलसीदास जाधव या फिर केशवराव झेड़े, तो ये सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ पे इसे बनाया था। इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन डॉक्टर आम्बेडकर जी ने फाउंड किया है, इसको याद रखना। ईयर बता देती हूँ, 1942 का इसका ईयर है, ठीक है, 1942। ऑफ कोर्स दलित के जो राइट्स है उनको फाइट करने के लिए, फाइन, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं अभी। विथ रेफरेंस टू एंशंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो ऐसे फीचर्स देखने हैं जो कि कॉमन है दोनों में भी। सबसे पहले अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, नो, ये दोनों में तो कॉमन नहीं है। इनडिफरेंसेस टू द वेदर्स, हाँ ये है, बिल्कुल सही है। और डिनायल टू द रिचुअल, बिकॉज लैटर वैदिक एज के बाद ही तो हमारा बुद्धिज्म और जैनिज्म यहाँ पे इमर्ज हुआ है। सो इंडिफरेंसेस टू द वेदास, यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डिनायल टू द रिचुअल्स, यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 यहाँ पे दोनों भी करेक्ट है। जो एक्सट्रीमिटीज की बात की है ये बुद्धिज्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये जैनिज्म में है, राइट, ये हम पढ़ते भी है। सो बोथ रिजेक्टेड द वैदिक अथॉरिटी, याद रखना है ये। और हमारे जो बुद्धिज्म है, देखो ये पॉइंट आपका ऑब्वियसली इनकरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बुद्धिज्म का मेजर सबसे फेमस फैक्ट आपको पता है, बुद्धिज्म ऑलवेज टॉक अबाउट फॉलो द मिडल पाथ, राइट। और यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैनिज्म में विच हैज़ दिस एक्सट्रीमिटीज़, राइट, एक्सट्रीमिटीज़। तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली इनकरेक्ट होगा। तो पेपर में बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। 37 को पढ़ लेते हैं। व्हाट एडवांटेज डज थोरियम हैव ओवर यूरेनियम, थोरियम हैव ओवर यूरेनियम, ध्यान से पढ़ो। इट इज़ मोर अबंडेंट, हाँ हो सकता है। देखो क्या बोला है, हम थोरियम को यूज़ कर रहे हैं ओवर यूरेनियम, तो कुछ तो बेनिफिट थोरियम दे रहा होगा। अब देखो इसको थोड़ा सा रिलेट करो। मैंने जो प्रीवियस आपको ऑब्जर्वेशन दिया था साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था एक न्यू टेक्नोलॉजी देते हैं, एक ओल्ड टेक्नोलॉजी देते हैं, दोनों के बीच कंपैरिजन करते हैं, और हमको देखना होता है कि ओल्ड टेक्नोलॉजी मतलब कोई अपडेशन वगैरह तो नहीं होगा, न्यू टेक्नोलॉजी में अपडेशन होगा। अब ये यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी नहीं बोल सकती इसको, थोरियम और यूरेनियम को, लेकिन क्या आप थोड़ी सी सिमिलैरिटीज देख पा रहे हो, नेचर के क्वेश्चन के नेचर को, टोन को थोड़ा समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोरियम और यूरेनियम यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा अबंडेंट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा अबंडेंट ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, यूरेनियम के कंपैरिजन में तो होगा मोर अबंडेंट, तो हाँ ये ऑब्वियसली करेक्ट होगा। दिस स्टेटमेंट 2, मोर एनर्जी पर यूनिट एरिया, एडवांटेज पूछ रहा है, हाँ होता होगा, इसलिए हम थोरियम को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल सही होगा। देन लेस हार्मफुल वेस्ट, देखो हार्मफुल तो है थोरियम, देर इज नो डाउट इन दैट, बट हम कंपेयर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू यूरेनियम, तो हाँ शायद होगा। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबाउ इज करेक्ट, ठीक है। जो थोरियम है कंपेरिजन टू दैट ऑफ द यूरेनियम, इट इज मोर अबंडेंट, इट इल्ड्स मोर एनर्जी एंड इट इज पावर, इट प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल वेस्ट एज कम्पेयर टू द यूरेनियम। सो इंडिया हैज लार्ज थोरियम रिजर्व्स, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो आपको ध्यान से इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 38, विच स्पेशल पावर्स आर कन्फर्ड ऑन राज्यसभा, तो राज्यसभा के जो स्पेशल पावर्स होते हैं या फिर राज्यसभा का रोल विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द मनी बिल, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आए हैं, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से करना है। स्टेटमेंट पहला पढ़ लेते हैं। चेंज स्टेट टेरिटरी नहीं, ये तो मतलब सेंटर का काम है, ये नहीं करते हैं, पार्लियामेंट करता है, ये राज्यसभा को इसका लेना देना नहीं है। देन एम्पावर पार्लियामेंट ऑन द स्टेट लिस्ट एंड क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, हाँ बिल्कुल भाई, लक्ष्मीकांत पढ़ो।
लक्ष्मीकांत में एज इट इज़ यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन किया गया है। स्टेटमेंट बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको बताया है पॉलिटी में आपका नॉलेज इज द किंग। देन स्टेटमेंट सी देखो, अमेंड प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं, हम ये राज्यसभा प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उन्हें अमेंड नहीं करते हैं। स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट। देन डिसाइड द इलेक्शन कमीशन फंक्शंस नहीं, ये भी काम यहाँ पे राज्यसभा नहीं करती है। तो आपका स्टेटमेंट बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा कैन अलाउ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट एंड क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स इंक्लूडेड है वो है आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल नंबर 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ लेते हैं। विच फॉलोइंग इंक्रीज मनी सप्लाई। ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसी कौन सी फॉलोइंग चीज़ करके मैं यहाँ पे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा सकती हूँ। मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब देखो, लेट्स से ये जो है ना व्यक्ति, ये यहाँ पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हो गए हमारे आरबीआई। अब ये जो है ये यहाँ पे है हमारा मार्केट। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ, अब ऐसे ही विजुअलाइज करना है इकोनॉमी के क्वेश्चंस में, तभी आपका आंसर आएगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इकोनॉमी के वोकैबुलरी से, क्योंकि इकोनॉमी में वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टोन को समझने के लिए, तो इसे बहुत ही सिंपल टर्म्स में विजुअलाइज करो, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू दैट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी बना देती हूँ। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको बाय कर लिया है। अगर ये इसको खरीद लेंगे तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनके पास आ जाएगी। अब ये कुछ ले रहे हैं तो इनको कुछ देना पड़ेगा। क्या देते हैं हम, पैसे देते हैं। तो ये देखो बहुत सारे पैसे यहाँ पे दे दिए और उसके बदले में यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली। और यहाँ पे फिर क्या हुआ, मार्केट में पहले मार्केट ऐसा था है ना, खाली खाली सा था। अब जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, तो ऐसे फ्री में तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिजर्व बैंक को कोई देगा नहीं। हम भी कुछ खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी पैसे दिए। तो यहाँ पे मार्केट में पहले कुछ नहीं था, अब यहाँ पे पैसे आ गए। तो इससे क्या हुआ, इट इंक्रीज द मनी सप्लाई मार्केट में। तो मतलब स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखो, पब्लिक डिपॉजिट कैश इन द बैंक। अब देखो यहाँ पे लेट से लोग रह रहे थे, इनके पास कैश था। अब इन्होंने ये जो कैश अब इनके पास था, तो मतलब मार्केट में पैसे थे, पर इन्होंने अभी पैसे डिपॉजिट कर दिए। तो ये जो सारे हैं ये पैसे चले गए यहाँ से, ये अब यहाँ पे आ गए हैं बैंक के कैश के डिपॉजिट में। तो क्या यहाँ पे पैसा कम हुआ कि बढ़ गया, कम हो गया। तो मतलब स्टेटमेंट 2 तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो जहाँ पे भी 2 है उसको गलत करो। स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पे ये हो जाता है। फिर गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पे अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और अगर यहाँ पे गवर्नमेंट है, और यहाँ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इज अ बोरोइंग, यहाँ पे गवर्नमेंट इज अ बोरोइंग फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हियर। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे पैसे और आ जाएंगे। तो स्टेटमेंट 3 भी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 3 मतलब 1 एंड 3 इज द ऑप्शन। अब 4 को भी देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल्स सिक्योरिटीज। भाई अगर अब खरीद थोड़ी रहे हैं, बेच रहे हैं, तो पैसे उनको मिलेंगे ना। तो मतलब इस तरह से विजुअलाइज करके आंसर को देखना है। ठीक है, ये इकोनॉमिक इसमें करना है आपको, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं अभी क्या है। गांधीज फास्ट अनटू डेथ इन 1932 वॉज मेनली बिकॉज, इसमें नॉलेज लगेगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं, ये रीज़न नहीं था इसका। कांग्रेस लीड डिफरेंसेस, ये भी नहीं था। कम्युनल अवार्ड इसका मेन रीज़न था। ठीक है, नॉलेज इज द किंग ओवर हियर। पूना पैक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। तो गांधी अपोज द कम्युनल अवार्ड, यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, और यहाँ पे ये जो चीज़ें हुई है ये आपको याद रखना है। कम्युनल अवार्ड प्रोवाइड द सेपरेट इलेक्टोरेट, राइट। और रिजल्ट क्या था, पूना पैक्ट। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं अभी क्या है। तो विद द रोल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन अ वाटर प्यूरिफायर यूवी। अब हम जब यहाँ पे लेट्स से फिल्टर लेते हैं हमारे घर में भी, तो क्या क्या होता है, यहाँ पे आरओ की फैसिलिटी रहती है, राइट। यूवी वगैरह ये सारे स्लैश करके लिखे हुए होते हैं फीचर्स, राइट। तो इस तरह से आप अपनी डेली लाइफ से भी चीज़ों को रिलेट करके आंसर तक पहुँच सकते हो। सबसे पहले बोल रहा है इट किल्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाँ करता होगा, इसलिए तो हम चाहते हैं ना कि इट शुड किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देन इट रिमूव्स द ओडर, नहीं ओडर रिमूव नहीं करता है। आपने कहीं पे सुना है क्या कि ओडर रिमूव कर रहे हैं,
देर इज़ नथिंग लाइक दैट, यूवी वायलेट रेडिएशन का कोई रिलेशन नहीं है विथ दैट ऑफ द ओडर, एंड इट रिमूव्स द टर्बिलिटी, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सिर्फ ऑप्शन 1 यहाँ पे सही आ जाता है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से यहाँ पे इसको यूज़ करके आंसर तक पहुँचे हैं। तो याद रखना, यूवी रेडिएशंस ये डिसइंफेक्ट करते हैं पानी को। मतलब डिसइंफेक्ट आप पानी को कैसे करेंगे? फट आपके घर में अगर प्यूरीफायर आपने लगाया है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, तो क्या होगा उसका काम? आपको डिसइंफेक्ट करने हैं वाटर को। क्या होगा, कैसे करेंगे? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो गए तभी होगा, राइट। और ये तो बहुत बार क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे फिल्टर में होती है, जो न्यूट्रिशन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स इन वाटर, वो भी मर जाते हैं। ये भी बहुत बार यहाँ पे बोला जाता है, राइट, ये आपको पता होगा। तो इस तरह से जो जनरल हमारे लाइफ के एग्जाम्पल्स है उसको भी यहाँ पे यूज़ करना है आपको आंसर तक पहुँचने के लिए कभी कभी, ठीक है। नंबर 42 को आप पढ़ लेते हैं। एविडेंस फॉर एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूड्स, ऐसे कौन से एविडेंसेस है एक्सपांशन के लिए? सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ द माइक्रोवेव्स, हाँ बिल्कुल। देन रेड शिफ्ट फिनोमिना, ये भी बिल्कुल सही है। मूवमेंट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स, नहीं, मूवमेंट ऑफ एस्ट्रॉइड्स का कोई यहाँ पे नहीं है, इट इज़ नॉट द एविडेंस ऑफ द एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स। एंड सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, नहीं, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आ जाता है? ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखो, मैंने आपको बताया था जब भी आप ऑप्शन देखते हो 4 को देखो कितनी बार लिखा गया है, जस्ट 1 टाइम, 3 को 1 टाइम, मतलब इसकी लोएस्ट प्रोबेबिलिटी है आंसर को करेक्ट करने की। ये ऑब्जर्वेशन जो है ये बार बार रिपीट होंगे। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट करेक्ट ऑल द टाइम। हम यहाँ पे नॉलेज को हमेशा प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पे हम एजुकेटेड गेस को हमेशा प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पे हम जो हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन होता है उसे प्रायोरिटी देंगे, और उसके बाद यहाँ पे इससे ये कन्फर्म करेंगे। ऑलराइट, सो 3 एंड 4 यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे एक फिनोमेना समझ लो, रेड शिफ्ट फिनोमेना। ये क्या होता है? तो देखो, जैसे ही अब देखो हम ऑब्जर्व करते हैं यूनिवर्स को, हम मतलब साइंटिस्ट आर ऑब्जर्विंग द यूनिवर्स, राइट। अब जो रेड शिफ्ट फिनोमेना है ये लाइट से आता है। तो रेड शिफ्ट फिनोमेना ये लाइट में ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि हमेशा डिस्टेंट गैलेक्सी से यहाँ पे आता है। तो यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, मतलब क्या? यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है मतलब कि जो लाइट है, लाइट की यहाँ पे वेवलेंथ अगर हम ले तो इन वेवलेंथ में भी हमें थोड़ा स्ट्रेच दिखता है, ठीक है। because as the universe expands, the wavelength of a light from these galaxies are stretched, ठीक है, जिससे ये शिफ्ट करती है टूवर्ड्स लॉन्गर एंड रेडर वेवलेंथ। तो ये रेड शिफ्ट क्या होता है? ये इट बिकम्स मोर रेडर वेवलेंथ यहाँ पे होती है, मतलब कि द रेड शिफ्ट फिनोमेना। समझ में आया? और ये जो रेड शिफ्ट फिनोमेना है इसको स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस की तरह देखा जाता है जब हम यहाँ पे एक्सपांशन की बात करते हैं, एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेड शिफ्ट प्रोवाइड द एविडेंस। अब बाकी के तो डायरेक्ट प्रूफ्स नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है? रीजन फॉर रेजिस्टेंस टू बीटी ब्रिंजल। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया जा रहा है बीटी ब्रिंजल को लेके, राइट। तो यहाँ पे रीजंस देख लेते हैं। जीन फ्रॉम द सॉइल फंगस। अब देखो यहाँ पे मैंने वैसे क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म्स में बताऊँ तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया गया था कि व्हाट आर द रीजंस दैट द पीपल्स रेजिस्टेंस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल इज इन इंडिया, ठीक है। सबसे पहला क्या है? बीटी ब्रिंजल के पास, बीटी ब्रिंजल हैज़ क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग द जीन फ्रॉम द सॉइल फंगस, ये पहला स्टेटमेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे जीन इंट्रोड्यूस किया है सॉइल फंगस से इन द जीनोम। क्या ये यहाँ पे कारण है? इसको होल्ड करके रखते हैं। स्टेटमेंट 2, टर्मिनेटर सीड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीड है बीटी ब्रिंजल की आर टर्मिनेटर सीड, और देयरफॉर फार्मर्स हैव टू बाय द सीड्स बिफोर एवरी सीजन फ्रॉम द सीड कंपनीज। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, तो इसको क्वेश्चन मार्क करते हैं। फिर द हेल्थ कंसर्न्स। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट है। अब रेजिस्टेंस अगर लोगों से आ रहा है तो आपको लगता है कि ये टेक्निकल चीज़ों में जाएंगे लोग। देखो हमें पता होता है, टेक्निकल चीज़ें लोगों को पता होती है, पर जब हम बड़े पैमाने पे बात करते हैं तो जो लोग हैं वो यहाँ पे जनरली अगर लोगों से रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है व्हाट आर द रीजंस, पीपल्स रेजिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। पीपल्स रेजिस्टेंस टू इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल इन इंडिया, तो हेल्थ कंसर्न्स रहे होंगे, तो स्टेटमेंट 3 तो ऑब्वियसली करेक्ट होगा, राइट। और देन बायोडाइवर्सिटी कंसर्न्स, तो ये भी करेक्ट होगा, राइट। सो 2, 3 और 4 जो है दे आर जनरलाइज्ड,
ठीक है, क्वेश्चन की टोन आपको समझ में आई है। लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस कर रहे हैं, जो बड़े बड़े पैमाने पे बड़े बड़े जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे रिसेंटमेंट होता है लोगों के बीच, और इसलिए फिर वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे रेजिस्ट करते हैं। ये लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? वैसे इसका आंसर भी 3 और 4 है। अब देखो यहाँ पे ये जो दूसरा टर्मिनेटर सीट का पॉइंट है ना, ये यहाँ पे याद रख लेना। ये बीटी ब्रिंजल के बारे में हो या फिर कोई भी एक न्यू टेक्नोलॉजी हो, यहाँ पे क्या होता है पता है? यहाँ पे लेट्स से कोई प्लांट है, इसमें ऐसी जीन डाल दी। लेट्स से यहाँ पे कोई कंपनी थी, इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, यहाँ पे इसमें फिर एक तरह से जीन डाल दी, और अब ये इस तरह से बन गई है कि ये प्लांट यहाँ पे, अब ये बीटी कॉटन में लेट से हुआ है और यहाँ पे कॉटन का प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब आपको पता है ट्रेडिशनली क्या होता है, इस कॉटन प्लांट्स के लेट से अगर मेरे पास सीड है तो मैं इसी सीड को यूज़ करके यहाँ पे प्लांट लगा सकती हूँ। लेकिन अगर ये बीटी जैसा यहाँ पे बनाया है तो इसके जो सीड्स होते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। समझ में आया? द सीड्स ऑफ एनी लेट से प्लांट, कोई बीटी वाला बनाया है, इस केस में लेट से बीटी ब्रिंजल, आर अ टर्मिनेटर सीड। टर्मिनेटर सीड मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे आप यहाँ पे एक बार उसको यूज़ कर सकते हो, इसके सीड्स फिर कोई यूज़फुल नहीं रहेंगे। मतलब आप कंपनी के पास बार बार जाओ, मतलब फार्मर्स यहाँ पे बार बार कंपनी के पास जाएंगे और यहाँ पे इनसे सीड खरीदेंगे। समझ में आया? तो वैसे ये तो नहीं था इसका आंसर, बस बता दिया आपको क्या होता है। तो एंड जीन फ्रॉम द सॉइल फंगस, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था यहाँ पे। तो ये समझ में आया। 44 देख लो। यहाँ पे वैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया है क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये कहता है द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर स्लोली राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड रेजेज द टेम्परेचर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स व्हाट। ठीक है, अब देखो वाटर वेपर्स, यूवी रेडिएशंस, ऑल रेडिएशंस या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन पार्ट। तो यहाँ पे आंसर है आपका इंफ्रारेड रेडिएशन। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जो बाकी के ग्रीन हाउस गैसेस है पर्टिकुलरली एटमॉस्फेयर में, ये एब्जॉर्ब करते हैं प्लस री इमिट करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, दैट इज द हीट विच इज एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस। ये बात आपको पता है। अब ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पे हीट को ट्रैप कर देती है एटमॉस्फेयर में, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमको दिखता है, राइट, जिससे कि वार्मिंग होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस टेम्परेचर इंक्रीजेस। देयरफॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो रिजल्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, जिससे कि ग्रेजुअल वार्मिंग होगी यहाँ पे एटमॉस्फेयर की। फाइन, तो ये यहाँ पे इसका आंसर है। इट्स वेरी बेसिक कंसेप्ट, यहाँ पे यूपीएससी ने बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से यहाँ पे करना है। 45 देख लेते हैं। अब क्या दिया है, विच आर पार्ट्स ऑफ अ इंक्लूसिव गवर्नेंस। इंक्लूसिव गवर्नेंस अपने आप में ही कितना ब्रॉड कंसेप्ट है, राइट। तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। देखो NBFCs डूइंग बैंकिंग, देन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज, पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग एंड मिड डे मील स्कीम। इंक्लूसिव गवर्नेंस पूछा है, तो यहाँ पे आ जाता है आपका स्टेटमेंट नंबर 2, 3 एंड 4। इंक्लूसिव गवर्नेंस यहाँ पे आपका कीवर्ड है। अब ध्यान से सुनो इसमें क्या हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे NBFCs मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, अगर इनको परमिट कर देते हैं टू डू द बैंकिंग, ये ऑप्शन डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है इंक्लूसिव गवर्नेंस से, ठीक है। इट मे हैव इम्प्लीकेशंस, ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई इम्प्लीकेशंस ही नहीं है। इट मे हैव इम्प्लीकेशंस फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, बट इट्स नॉट इनहेरेंटली अ पार्ट ऑफ द इंक्लूसिव गवर्नेंस, ठीक है। तो एस्टैब्लिशिंग, अच्छा, और दूसरी अगर बात करूँ मैं, एस्टैब्लिशिंग द लेट्स से इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़, तो ये हम क्या करेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। अब इससे क्या होगा, ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इन द इंक्लूसिव गवर्नेंस। इससे क्या होगा, हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, लोकल कम्युनिटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, प्लानिंग और डेवलपमेंट की प्रोसेस यहाँ पे अच्छे से बढ़ेंगी। समझ में आया। एंड इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑफ द पब्लिक हेल्थ, ये इससे क्या होगा, दिस इंश्योर्स दैट द इसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज आर एक्सेसिबल टू ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो इससे भी हम यहाँ पे इंक्लूसिविटी करेंगे। अब स्ट्रेंथनिंग द मिड डे मील स्कीम, अब मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज हो गया है, पोषण अभियान है, ये आप सबको पता है। सो स्ट्रेंथनिंग द मिड, अब 2012 का पेपर है ना ये, तो इसलिए ये ओल्ड नेम है, मिड डे मील बोला है, ठीक है। तो स्ट्रेंथनिंग द मिड डे मील स्कीम, इससे क्या होगा, ये इनिशिएटिव कैसा है, हम यहाँ पे न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हैं अमंग द स्कूल चिल्ड्रंस,
पर्टिकुलरली जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं। और इससे क्या होगा, हम यहाँ पे इंक्लूसिविटी को प्रमोट करेंगे इन द एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर एग्जाम कंडीशन में आपको लगता है कि चारों भी यहाँ पे सही है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली यहाँ पे इंक्लूसिविटी को गवर्नेंस में बढ़ा सकता है, ऐसा आपको लग सकता है, सो इट्स ओके। आप ऐसा मत समझना कि आपने कुछ बहुत ही गलत सोच लिया है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपको ऐसा लग सकता है एग्जाम कंडीशन में, सो डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ, ओके। सो यहाँ पे ये समझ जाना, inclusive growth focuses on the decentralization, health, welfare, and NBFC is the banking टॉपिक, नॉट द कोर टॉपिक। तो ये यहाँ पे पॉइंट है, इस वजह से हमारा 2, 3 एंड 4 आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेशन एंड वेलफेयर। तो आपका जो ये कीवर्ड है ना इंक्लूसिव, इससे आपका पूरा आंसर चेंज हो गया है। यूपीसी इस तरह से खेलता है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है क्वेश्चंस को, ओके। क्वेश्चन नंबर 46 अब देख लेते हैं। देखो हम सारे क्वेश्चन टॉपिक्स तो कर रहे हैं 2011 से लेकर 2025 तक के, लेकिन जब हम फ्यूचर में क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस 2020 से लेके 2025 के ऊपर रहेगा, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है इट इज़ लाइक समथिंग दैट वी कैन नॉट इग्नोर। इसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। समझ में आया? ऑफ कोर्स हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, ओवरऑल हमारे ब्रेन को यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन हमारा मैक्सिमम फोकस यहाँ पे 2020 से लेके 2025 के ऊपर के पेपर के ऊपर रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस कैन हार्म लिविंग बींग्स। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग अर्थ, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ लेते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट्स देम, हाँ बिल्कुल, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट्स देम। देन ओजोन रिफ्लेक्ट, देखो क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, ये आपका यहाँ पे कीवर्ड है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट्स देम, दिस इज अ लाइक वेल नोन फिनोमेना। स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। ओजोन रिफ्लेक्ट्स देम, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मॉइस्चर ट्रैप करते हैं उनको, नहीं बिल्कुल नहीं। और नन तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओवर हियर। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो स्पेस से आते हैं, सच एज दोज फ्रॉम द सोलर विंड्स, ठीक है, कभी कभी सोलर विंड से भी आ सकते हैं, या फिर जो कॉस्मिक रेज होती है वहाँ से भी आ सकते हैं। ये पोटेंशियली हार्मफुल होते हैं फॉर ऑल द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ के ऊपर रह रहे हैं। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ की सरफेस को फ्रॉम, और यहाँ पे ये क्या कर रही है पर्टिकुलरली, डाइवर्ट करती है जो चार्ज इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स होते हैं ना, जो हमारे पोल की तरफ आते हैं, मतलब टूवर्ड्स पोल, ये यहाँ पे डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी तरफ ये आते नहीं हैं। ये जो फिनोमेना है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ ऑरोराज ऑल्सो। जो ग्रीन लाइट्स नहीं होती स्काई में, बहुत सारी डिफरेंट कलर्स की ऐसी लाइट्स दिखती है, राइट, जिसको आपने नाम भी सुना होगा, ऑरोरा बोरियोलिस या फिर ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस, राइट। नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स भी उसको बोलते हैं। यही वो फिनोमेना है, वेरी फेमस फिनोमेना। मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, ऑरोरा बोरियोलिस वगैरह पे, आई थिंक ऑस्ट्रियलिस, और इसके ऊपर भी वैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। सो इट्स अ वेल नोन फिनोमेना, इंपॉर्टेंट फिनोमेना, एंड यू मस्ट नो अबाउट दिस। सो व्हेन दीज चार्ज पार्टिकल्स आर फनल्ड टुगेदर द अर्थ्स पोल टुवर्ड्स द अर्थ्स पोल, ठीक है, बाय इट्स मैग्नेटिक फील्ड, फिर वो इंटरेक्ट करते हैं विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, और फिर इस वजह से यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल लाइट्स दिखते हैं स्काई में। तो ये यहाँ पे इसका फिनोमेना है, राइट। ऑल राइट, स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैव बियरिंग ऑन, याद आया आपको कीवर्ड, मैंने आपको बोला था आपके ऑब्जर्वेशन की बुक में लिख लो। बियरिंग ऑन एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट दिखाता है, राइट, बट ऑब्वियसली अगर कोई नेगेटिव चीज़ें हैं तो हम इसको ऑब्वियसली गलत करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा है, ऐसे कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है विच हैज़ अ बियरिंग ऑन द एजुकेशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हाँ भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बिल्कुल एजुकेशन के रिलेटेड चीज़ें दी है, तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट बन जाता है। फिर बोला है यहाँ पे लोकल बॉडीज, हाँ बिल्कुल लोकल बॉडीज में भी है यहाँ पे प्रोविजंस फॉर द एजुकेशन। देन देखो 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, ध्यान से पढ़ो, किसके ऊपर है, SC ST। कितनी बार पढ़ा है यूपीएससी, हर बार भाई, यूपीएससी को बहुत पसंद है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, हमेशा पूछते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो 5th और 6th शेड्यूल नहीं आएगा, उनकी प्रोविजंस ही अलग है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है इसको। तो 3 और 4 को हटाओ, कहाँ दिख रहा है 3 और 4, इसको हटाया मैंने, 4 को हटाया, तो मतलब 1 और 2 तो ऑब्वियसली करेक्ट है। अब 5th को देख लेते हैं, 7th शेड्यूल, हाँ बिल्कुल 7th शेड्यूल में दिया हुआ है। सो 1, 2 एंड 5 आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो DPSP, लोकल बॉडीज और 7th शेड्यूल मतलब आपका कॉन्करेंट लिस्ट एजुकेशन रिलेटेड है, राइट। तो ये यहाँ पे 5th और 6th शेड्यूल यहाँ विद ट्राइबल एरियाज एक्सेट्रा उसके ऊपर है, ठीक है। सो एजुकेशन यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ये आप याद रखना,
ऑलराइट। नंबर 40 क्या है, सोर्सेस ऑफ द लीड पॉइजनिंग आफ्टर बैन ऑन द लीड पेट्रोल। तो यहाँ पे क्या हुआ था, लीड जो इनहेल कर लिया गया था जिससे कि हेल्थ हजार्ड्स हुए थे। और तो फिर इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द एडिशन ऑफ द लीड टू द पेट्रोल, यहाँ पे पेट्रोल में ही इन्होंने लीड को ऐड कर दिया था, इस चीज़ को बैन किया गया है। तो दीज आर स्टिल द सोर्सेस ऑफ द लीड पॉइजनिंग। तो अब यहाँ पे मेजरली कौन से लीड पॉइजनिंग के सोर्सेस है वो यहाँ पे हमें देखने हैं। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ध्यान से देखेंगे हम। स्मेल्टिंग यूनिट्स, हाँ बिल्कुल। देन पेन एंड पेंसिल, नहीं, पेन एंड पेंसिल में लेड नहीं होता है। देन पेंट्स, हाँ पेंट्स में होता है। हेयर ऑयल्स और कॉस्मेटिक्स। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन सही है, कौन सा सही नहीं है। आपको लग सकता है मे बी हेयर ऑयल्स और कॉस्मेटिक्स में मे बी कहीं पे कोई छोटे स्मॉल अमाउंट में कहीं पे यूज़ हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। सो ऑफ कोर्स इट इज़ योर कॉल एट द एग्जाम टाइम, आपको क्या करना है। पर यहाँ पे यूपीएससी ने आंसर दिया है 1 and 3, ठीक है। लीड एक्सपोजर मेनली आर फ्रॉम द स्मेल्टिंग एंड ओल्ड पेंट्स, और जो बाकी के हैं आर नॉट द कॉमन सोर्सेज, ठीक है। सो लेड इज अ टॉक्सिक हेवी मेटल ओवर हियर, ओके। ये यहाँ पे आंसर है, बाकी तो कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे ही। 49 देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है विथ रेफरेंस टू द श्रेणीज और गिल्ड्स। ये यहाँ पे यूपीएससी ने फिर से क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर। इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तब यू रीड अबाउट द श्रेणीज एंड द गिल्ड्स, राइट। तो यहाँ पे जो श्रेणी या फिर गिल्ड थी एंशियंट इंडिया की, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कंट्री के इकोनॉमी में। तो इसके रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है। सबसे पहले स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि जितने भी गिल्ड्स है, एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन देम। ये यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट था, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट जो है फिक्स वेजेस एंड प्राइजेस का, जिसमें जो वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क या फिर स्टैंडर्ड्स, प्राइजेस ये फिक्स किए जाते थे गिल्ड्स के द्वारा ही। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये पूरा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, अगर पता है तो सॉल्व करेंगे आप, अगर नहीं पता है तो ब्लाइंड गेस यहाँ पे नहीं करना है। प्लस जो गिल्ड्स का स्पेशल और एक अगर बात बताऊँ तो गिल्ड्स के पास यहाँ पे जुडिशियल पावर भी रहती थी। ये जो उनके खुद के जो मेंबर्स होते थे उनके ऊपर इनकी जुडिशियल पावर हुआ करती थी। तो स्टेटमेंट 3 भी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 1 यहाँ पे इनकरेक्ट है। गिल्ड्स रेगुलेटेड द वर्क एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स एंड दे वेर नॉट कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। ऑलराइट, रजिस्टर्ड करना मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे किंग के अंडर हो, लेकिन आप यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट थे, गिल्ड्स और श्रेणी इंडिपेंडेंट थी। दे वर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है। गिल्ड वेर सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी, ये इसका यूनिक फीचर है और इसलिए यूपीएससी ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। फाइन, अब क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइगर रिजर्व्स, राइट। देख लेते हैं बंदीपुर। अब देखो टाइगर रिजर्व जितने भी है ना वो सारे के सारे आपको याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं। टाइगर रिजर्व जो अब पर्टिकुलरली देखो जो मेन है वो हम रिवाइज करेंगे, प्लस जो करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं, राइट, वो यहाँ पे रिवाइज मेमोराइज हो गए, ठीक है। बिकॉज ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, क्या है बंदीपुर, हाँ बिल्कुल बंदीपुर है। भितरकनिका, हाँ भितरकनिका भी है, माइनस नहीं, सुंदरबन है, राइट। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 1, 3 and 4। तो याद रखना यहाँ पे क्या है 1, 3 and 4, बंदीपुर, मानस एंड सुंदरबंस आर द टाइगर रिजर्व्स। भितरकनिका इज अ वेटलैंड, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, रिमेंबर दैट। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगी और ज़्यादा, और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।